नमस्कार, आप सभी का वीएस इंग्लिश एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर में हम एक नया सा टॉपिक सीखने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है एज सुन एज। एज सुन एज बहुत बार हमने सुना है, तो एज सुन एज, नो सूनर देन, हार्डली हैड, व्हेन, ये जो तीनों टॉपिक है, एज सुन एज, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, ये तीनों टॉपिक जो है आज इस वीडियो के अंदर में हम सीखने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक एज सुन एज, उसके बाद नो सूनर देन, उसके बाद मैंने कहा है हार्डली व्हेन। अब ये तीनों का जो मीनिंग होता है वो एक जैसे ही होता है। सिंगल पर्पस, कॉमन पर्पस से जो है ना, ये तीनों के तीनों जो कंजक्शन है, ये कंजक्शन है, ठीक है, इनका यूज किया जाता है इन दी सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एज सुन एज, ठीक है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है या फिर किस प्रकार से एक साधारण से सेंटेंस में जो है ना एज सुन एज का यूज किया जा सकता है या फिर किया जाता है। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा एज सुन एज, ठीक है, एज सुन एज। और साथ में जो पढ़ने वाले हैं वो भी लिख लेता हूं मैं, नो सूनर देन, और साथ में जो है पढ़ना है हमें हार्डली व्हेन। हार्डली व्हेन, तो इस प्रकार से जो है ना टोटल मिला के तीन टॉपिक इस वीडियो के अंदर आपके कवर हो रहे हैं। और ये कंजक्शन है, इसका मतलब जो है ना इनमें से या फिर इनका यूज कहाँ पे होता है, क्लॉज में भी होगा, चाहे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज में हो सकता है या फिर कंपाउंड क्लॉज में हो सकता है। देखते हैं कि किस प्रकार के क्लॉज में जो है इनका यूज होता है। मतलब क्लॉज से रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्लॉज से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे मतलब उस क्वेश्चन में जो है इनकी बात होगी, इनका यूज होगा कहीं ना कहीं पे, इसलिए ध्यान देकर पढ़ना है। और इनके आधार पर भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेपरेटली। सेपरेटली कैसा क्वेश्चन आता है वो भी मैं बता देता हूँ। यूज एज सुन एज, यूज नो सूनर देन, यूज हार्डली व्हेन। इस प्रकार एक सेंटेंस दिया रहेगा, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है एज सुन एज का सेंटेंस दिया हुआ है और ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन आए हैं यूज नो सूनर देन या फिर यूज हार्डली व्हेन। इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन मिल सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि नो सूनर देन का एक सेंटेंस दिया हुआ है और इंस्ट्रक्शन आई हुई है एज सुन एज, यूज एज सुन एज या फिर यूज हार्डली व्हेन। या फिर ऐसे भी हो सकता है हार्डली व्हेन का एक सेंटेंस दिया हुआ है, हार्डली व्हेन का सेंटेंस दिया हुआ है और इंस्ट्रक्शन आई हुई है यूज नो सूनर देन या फिर यूज एज सुन एज। मतलब ही एक सिंपल सा सेंटेंस जिसको हम एज सुन एज में चेंज कर सकते हैं, एंड द सेम सेंटेंस व्हिच वी चेंज इनटू एज सुन एज कैन आल्सो बी चेंज इनटू नो सूनर देन, एंड अगेन इट कैन आल्सो बी चेंज इनटू हार्डली व्हेन। ये एक ही कॉमन सेंटेंस जो हम इसी वीडियो में सीखने जा रहे हैं, सीखेंगे कि किस प्रकार से वो एज सुन एज का सेंटेंस बनाया जा सकता है, नो सूनर देन का भी बन सकता है और उसके साथ साथ हार्डली व्हेन का भी बन सकता है। तो यहाँ पे देखो एज सुन एज, नो सूनर देन और हार्डली व्हेन, ये रहेंगे आज के इस वीडियो के टॉपिक। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम बात करेंगे एज सुन एज की, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एज सुन एज, ठीक है। तो एज सुन एज जिस सेंटेंस में हम एज सुन एज का यूज करते हैं वो एज सुन एज वाला सेंटेंस जो रहेगा उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बेसिकली लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस जिसमें हम एज सुन एज का यूज करते हैं, या फिर कोई भी एक सिंपल सेंटेंस जिसमें एज सुन एज का यूज किया हुआ नहीं है लेकिन उसको एज सुन एज का सेंटेंस बनाना है या फिर उस सेंटेंस को चेंज करना है, तो क्या चेंज करेंगे या फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा बनाया जाएगा। तो बात चल रही है हमारी एज सुन एज की, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में आएगा हमारा एज सुन एज, ठीक है, सबसे पहले आएगा एज सुन एज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। एज सुन एज वाले सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आएगा मेन वर्ब, ठीक है, एज सुन एज, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर आएगा कॉमा, ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा आएगा और लास्ट में आएगा मेन क्लॉज। क्या आएगा? मेन क्लॉज।
कॉमा के बाद अगर मेन क्लॉज आ रहा है, इसका मतलब कॉमा के पहले का मतलब एज सून एज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज का, क्योंकि कॉमा के बाद कहा गया है कि मेन क्लॉज लिखना है, मेन क्लॉज लिखना है, ठीक है। तो उसके पहले का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो है, या फिर जो क्लॉज है वो है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, ठीक। कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो, चाहे वो नो सुनर देन का हो, चाहे वो हार्डली वेन का हो, या फिर दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्यों ना हो, या फिर किसी का भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, जब भी पूछा जाएगा कि इस सेंटेंस को एज सुन एज का सेंटेंस में बदल दो, ठीक है। तो फिर एज सुन एज का सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा, कॉमा देना नहीं भूलना है, ठीक है, कॉमा, और उसके बाद आएगा मेन क्लॉज। क्या आएगा? मेन क्लॉज। तो एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये रहेगा हमारा रूल सेंटेंस ऑफ दी सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ दी सेंटेंस। अब एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट, he reached the station, he reached the station। देखो सेंटेंस क्या है, मैंने कहा दो इंडिविजुअल सेंटेंस भी हो सकते हैं, दो इंडिपेंडेंट दो सेपरेट सेंटेंस भी हो सकते हैं, जिन दोनों को हमें एज सुन एज के सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा, चेंज करना होगा। तो देखो एक सेंटेंस मैंने लिया है, he reached the station, the train left for, दूसरा सेंटेंस है the train left for दिल्ली, ठीक है। दो सेंटेंस आए हैं, दो सेंटेंस को एक ही सेंटेंस में हमें बदलना है, जो कि रहेगा हमारा एज सुन एज का सेंटेंस। सेंटेंस क्या कहता है, मतलब एग्जांपल के तौर पर हमने क्या लिया है, he reached the station, देखो सिंपल पास्ट है, ठीक है, he reached the station। सेकंड सेंटेंस है this train left for दिल्ली, मतलब जब वो, ठीक है, जब वो स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकल चुकी थी दिल्ली जाने के लिए। इसका मतलब जो पहुंचा हुआ पैसेंजर है उसको ट्रेन नहीं मिली है, क्योंकि जब वो पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी और ट्रेन स्टेशन से जो है ना निकल चुकी थी, ठीक है। दैट मीन्स दैट पर्सन हु वांट्स टू गो टू दिल्ली मिस्ड दैट ट्रेन, उसकी ट्रेन जो है ना मिस हो गई है। तो देखो वो स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जो है निकल गई थी, निकल चुकी थी। इसे अब ये जो दोनों अलग अलग सेंटेंस है, इन दोनों अलग अलग सेंटेंस को एज सुन एज का सेंटेंस कैसे बनाए, कैसे बनाए, देखो इस प्रकार से बनाएंगे। रूल हमारे पास तैयार है, रूल है हमारा ये वाला, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिक्स तरीके से ये बैठ जाए। ये है हमारा रूल ऑफ दी एज सुन एज। तो इसको हमें चेंज करना है। देखो एज सुन एज, जब वो पहुंचा तब तो ट्रेन निकल चुकी थी, जब वो पहुंचा तब वो ट्रेन जो है दिल्ली जाने वाली निकल चुकी थी। तो एज सुन एज, ठीक है, एज सुन एज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, ही, ठीक है, ही। उसके बाद मेन वर्ब, कौन सा मेन वर्ब है, रीच्ड, ही रीच्ड। देखो उसका फॉर्म जो है ना, तो फर्स्ट में आया तो फर्स्ट में लिखो, सेकंड में आया तो सेकंड में लिखो, थर्ड में आया तो थर्ड में लिखो, आईएनजी फॉर्म आया तो आईएनजी फॉर्म में लिखो। लेकिन मेन वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं करना है एज सुन एज के सेंटेंस में, जैसा है वैसा ही छापना है, किसी और फॉर्म की यहाँ पे डिलीवरी नहीं करना है। नहीं बोले पता चला कि अचानक से जो है ना इसका जन्म हो गया है, 9 महीने 9 दिन हुए नहीं तो इसका जन्म हो गया, कहाँ से हुआ पता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जो है छोकरा ठीक उसी छोकरे को, उसी बापू को उठा के यहाँ पे पटकना है, दूसरा का ही फॉर्म ऐसा नहीं है। सो एज सुन एज ही रीच्ड द स्टेशन, द स्टेशन क्या है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन था है, द स्टेशन, द स्टेशन। चलो यहां तक आ गए। स्टेशन के बाद मतलब ऑब्जेक्ट के बाद दिया हुआ है कॉमा, तो यहाँ पे भी हम कॉमा देंगे, ठीक है। कॉमा के बाद मेन क्लॉज कहा गया है, कॉमा के बाद मेन क्लॉज, मेन क्लॉज है यहाँ पे ट्रेन लेफ्ट फॉर दिल्ली, ट्रेन लेफ्ट फॉर दिल्ली, ट्रेन लेफ्ट फॉर दिल्ली, ट्रेन सॉरी। कॉमा के बाद जो रहेगा देखो यहाँ पे टी कैपिटल है, टी कैपिटल है, दी ट्रेन,
तो यहाँ पे जो मेन क्लॉज के तौर पर हम लिखेंगे तो डी का जो टी रहेगा वो कैपिटल नहीं आएगा, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद नहीं लिख रहे हैं। तो कब लिख रहे हैं? कॉमा के बाद हम मेन क्लॉज को लिख रहे हैं, इसलिए ठीक है उसका कैपिटल नहीं होगा। अगर नाम अगर किसी का है, प्रॉपर नाउन अगर किसी का है, ठीक है, तो फिर हमें कैपिटल में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। तो द ट्रेन लेफ्ट फॉर दिल्ली, ठीक। As soon as he reached the station, the train left for Delhi. ये जो एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है, जिसको हमने as soon as में बदला है, मैं उसका मीनिंग समझा देता हूँ। जब मतलब he reached the station, वो स्टेशन पहुंचा, ट्रेन निकल चुकी थी। मतलब जब वो पहुंचा, ट्रेन निकल चुकी थी, निकल गई थी। तो इसका मतलब है as soon as, जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंचा, ट्रेन निकल गई। जैसे वो स्टेशन पर पहुंचा, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचा है, वो जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा, मतलब कहीं ना कहीं 4-2 मिनट का डिफरेंस है उसके पहुंचने में और ट्रेन के निकलने में। अगर 4 मिनट के पहले वो वहां पे पहुंच जाता तो पॉसिबिलिटी ज्यादा थी, प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी कि उसको ट्रेन में जगह मिल जाती। लेकिन सॉरी एक्सट्रीमली टू दैट गाइस, ठीक है, कि बेचारे के ट्रेन मिस हो गई, एंड इन दिस वे उसकी जो इंटरव्यू है, ही मिस दैट इंटरव्यू एज वेल। क्लियर? तो ये रहेगा हमारा एज सून एज। देखो मेन वर्ब को कुछ छेडखानी नाही करणार, त्याला टवस टुवस करायचं नाही। जसं गर्लफ्रेंडला गुदगुद्या लावतो ना आपण, इकडे हात लावतो तिकडे हात लावतो, तसं काही करायचं नाही, ठीक आहे। ते एखाद्या कुत्र्याचा पिल्लू बसलेला आहे त्याला इथे छेडखानी करायची नाही। आपने छेडखानी की तो ये उलटे तंगड़ी सी जो है ना, उलटे तंगड़ी सी जैसे घोडा मारताय ना टांग, 4 फूट दूर तिकडे बाबाजी म्हणते थोबडा फुटला म्हणते, दुसऱ्या सकाळी लावून येते, का झाला बे, बायकोनं मारलं का? नाही म्हणते घोड्याने मारलं म्हणते। तिच्या मारे तो त्याला ऐकीचाच होता। इधर में मेन वर्ब को कुछ भी नहीं करना है, जिस फॉर्म में है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में जसं असेल, पावडर लावून असेल तसंच लिहायचं, टिकली लावून असेल तसंच लिहायचं, लिपस्टिक लावलं असेल तसं लिहायचं, कपडे घालला नसेल तर तसंच उचलून ठेवायचं नंगू पंगू। पण त्याला हा करायचा नाही, बाबा बिना कपड्यानंच आहे बाबा, चला याला आता नवीन सूट बूट घेऊन देऊ, त्याचा काही करायचं नाही। आपल्या खिशामध्ये तेवढे काय पैसे नाही। तो इस प्रकार से जो है एज सुन एज का सेंटेंस बनेगा। क्लियर? चलो बात करते हैं किसी और दूसरे सेंटेंस की। आई सबमिट माई कॉपी, टीचर check it, teacher checks it। I submit my copy, teacher checks it। मतलब मैंने कॉपी सबमिट किया, टीचर ने उस कॉपी को चेक कर दिया, सिंपल सी बात। तो इसको एज सुन एज में कैसे बदलेंगे? इस प्रकार से बदलेंगे, एज सुन एज आई सबमिट माई कॉपी, कॉमा टीचर checks it। जो मेन वर्ब है जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लिखना है। सबमिट है तो सबमिट ही आएगा, सबमिटेड या फिर सबमिट्स या फिर सबमिटिंग या फिर हाउ सबमिट, हैज सबमिट, विल सबमिट, शॉल सबमिट, ऐसे कुछ भी नहीं लिखना है, जिस फॉर्म में आया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स की मिस्टेक यही भी होती है कि वो क्या करते हैं, इस मेन वर्ब जो है ना उसका ही फॉर्म चेंज करने के बारे में सोचते हैं या फिर वो चेंज करते हैं। क्योंकि जनरली हमें आदत हो गई है, जब भी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदला जाता है तो सबसे पहले टारगेट किया जाता है वर्ब को। बचपन से ही कुछ सिखाए ना सिखाए, लेकिन हमें जो है ना टेंसेस घर के लोग भी सिखाते हैं, ट्यूशन टीचर भी सिखाते हैं, ट्यूशन सर भी सिखाते हैं, स्कूल में भी सिखाते हैं। जो भी देखो वो जो है ना टेंसेस के पीछे ही पढ़ा रहता है। हाँ, हालांकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जब तक टेंस नहीं जमेगा सामने का जो ग्रामर है नहीं जमता है, क्योंकि टेंस जो है लगभग हर एक ग्रामर के टॉपिक में यूज होता है। लेकिन इतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देना है कि घर में खाना पीना पकाना बंद करके वो टेंसेस ही खाए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं देना है, लिमिटेड उसको इम्पोर्टेंट देना है। तो वो आदत जो है ना हर जगह पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर वो उसका असर दिखाई देता है कि बच्चे क्या करते हैं,
सेंटेंस वो जो है मेन वर्ब उसका टेंस बदल देते, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, जैसे है वैसे ही लिखना है। समझ में आ गया? चलो वन मोर सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस की हम बात करेंगे यहाँ पे। थर्ड सेंटेंस इस प्रकार से देते हैं, दी बेल रैंग एंड, एंड देखो क्या लिखा हुआ है, दी बेल रैंग मतलब बेल बज गई, रिंग का सेकंड फॉर्म है रैंग, बेल बज गई एंड ऑल द चिल्ड्रन, एंड ऑल द चिल्ड्रन children ran out of the class, ran out of the class, of the class, of the class. So the bell rang and all the children ran out of the class, मतलब जब बेल बजी, बेल बजने के पहले बच्चे बाहर निकले, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि क्लास के अंदर टीचर बैठे हुए थे, ठीक है, वो परमिट नहीं करते, जब तक बेल नहीं बजेगी कोई बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जब बेल बजी, ठीक है, मतलब द बेल रैंग मतलब बेल बज गई, और एंड आया हुआ, एंड जो है ना सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सॉरी कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है, मतलब ये जो है ना कंपाउंड सेंटेंस है। एंड ऑल द चिल्ड्रन रैन आउट ऑफ द क्लास, बेल बज गई और सारे बच्चे क्लास के बाहर भाग गए। अभी ये जो सेंटेंस है इसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं दिख रहे, जैसे कि ये जो सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस थे, आई सबमिट माय कॉपी और फुल स्टॉप आया टीचर चेक्स इट, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब ये जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक है, उस सेंटेंस को एंड इस कंजक्शन के साथ जोड़ा गया है। इस सेंटेंस को अगर मुझे दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस में बनाना है, एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, द बेल रैंग फुल स्टॉप ऑल द चिल्ड्रन रैन आउट ऑफ द क्लास, एंड को हटा दूंगा, जैसे एंड को हटा देता हूं तो दो अलग अलग सेंटेंस बनेंगे। अब ये कॉमन सेंटेंस है, एक कंपाउंड सेंटेंस है, इसको अब एज सुन एज में कैसे बदले, इस प्रकार से बदलेंगे। देखो एज सुन एज का सेंटेंस बनेगा, as soon as the bell rang, comma, ठीक है, as soon as the bell rang, and नहीं आएगा as soon as में, comma के बाद आएगा all the children, ठीक है, all the children ran out of the class, ran out of the class. So as soon as the bell rang, जैसे ही बेल बजी सारे बच्चे क्लास के बाहर भाग गए, ठीक है, तो ये रहेगा हमारा as soon as का स्ट्रक्चर। और इसी प्रकार से हमें as soon as के सेंटेंस बनाने हैं। फोकस है हमारा किसके ऊपर, कि जो मेन वर्ब है उसका टेंस नहीं बदलना, उसका फॉर्म नहीं बदलना है। दूसरी बात, अगर एक कोई कंपाउंड सेंटेंस आता है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है तो फोकस होना चाहिए कि हमारा कंजक्शन कौन सा है सेंटेंस में से। जैसे कि ये सेंटेंस है, यहाँ पे कंजक्शन आया है एंड, ठीक है, तो कंजक्शन को एज सुन एज में जगह नहीं देना है, कोई भी कंजक्शन हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है या फिर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, एज वेल सॉरी एज सुन एज का जो सेंटेंस हम स्ट्रक्चर करेंगे उस सेंटेंस में कंजक्शन का कोई भी रोल कॉल नहीं होता, कोई भी पार्ट नहीं होता, नहीं तो ध्यान त्याले घासून तिथे त्याला घासायचं नाही, ठीक है। तो दिस वे किसी भी प्रकार का सेंटेंस क्यों ना हो एज सुन एज में बदल सकता है, बस फोकस इस फॉर्मूले को दिमाग में फिक्स करो, कितने भी सेंटेंस क्यों ना हो, कितने भी हो, सबऑर्डिनेट कंजक्शन वाला हो, कोऑर्डिनेट कंजक्शन वाला हो, इंडिविजुअल सेंटेंस क्यों ना हो, लेकिन एज सुन एज का जो फॉर्मूला रहेगा इस फॉर्मूले की मदद से जो है हमें एज सुन एज के सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। चलो बात करते हैं कि नो सूनर दैन जो है इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। लेट्स सी नेक्स्ट वन, नो सूनर दैन रूल क्या रहेगा। देखो इसका रूल इस प्रकार से रहेगा, नो सूनर की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, नो सूनर की, ठीक है, और उसी का ये फॉर्मूला है,
ठीक है, इसकी। तो नो सुनर प्लस, ठीक है, डू आएगा, डज आएगा या फिर डीड आएगा, तीनों में से एक आएगा नो सुनर के सेंटेंस में। अब किसके साथ क्या आता है वो भी मैं बता देता हूं। अगर फर्स्ट पर्सन है आई वी दे यू, आई वी दे यू, उनके साथ क्या आता है, डू आता है। लेकिन यहाँ पे आई वी दे यू ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर कब क्या ले। अगर हमारा मेन वर्ब सेंटेंस का, सेंटेंस में मेन वर्ब को अगर जोड़ा हुआ है, यस या फिर ईएस नहीं जोड़ा हुआ है सेंटेंस में का जो मेन वर्ब है, अगर उसको एस ईएस नहीं जोड़ा हुआ है तो नो सुनर के बाद लेंगे हम डू। क्या लेते हैं, डू। मतलब ओनली V1 आया हुआ है, ओनली V1 तो डू आएगा। ठीक है। डस कब लेंगे, अगर हमारे मेन वर्ब को, ठीक है, मेन वर्ब को यस या फिर ईएस जोड़ा हुआ है तो हम लेंगे डस। ठीक है। और डीड कब लेते हैं, जब हमारा मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है, जब हमारा मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो उस समय में हम क्या लेंगे, डीड लेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से नो सुनर का जो रूल रहेगा वो इस हिसाब से रहेगा। चलो सामने चलते हैं। सो नो सुनर डू डज या फिर डीड, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद लिखना है हमें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आएगा दैन, और उसके बाद आएगा हमारा मेन क्लॉज, उसके बाद आएगा मेन क्लॉज। सो इन दिस वे दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ये रहेगा हमारा फॉर्मूला, ये रहेगा सेंटेंस स्ट्रक्चर करने का एक जबरदस्त तरीका। बस ये ले भैया, डब्बे में भर के दे रहा हूं आपको पार्सल। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। सेंटेंस लिया था हमने, he reached the station, he reached the station, full stop, the train left for Delhi, left for Delhi, he reached the station, the train left for Delhi। इसके पहले हमने आज सुना का सेंटेंस देखा, उसमें लिया था। अब उसी सेंटेंस को नो सुनर दैन का सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, देखो ये ऐसे बनाएंगे। नो सुनर के बाद आती है बारी हेल्पिंग वर्ब्स की, मतलब डू लेना है, डज लेना है या फिर डीड लेना है। मैंने कहा डीड कब लेना है, जब मेन वर्ब का फॉर्म सेकंड फॉर्म होता है। यहाँ पे रीच्ड आया है, ईडी लगा हुआ है, मतलब मेन फॉर्म है रीच, रीच मतलब पहुंचना, और ईडी लगा हुआ है मतलब वो पहुंच गया। ठीक है, रीच म्हणजे पोहोचणे, एखाद्या ठिकाणी पोहोचणे, आणि रीच्ड म्हणजे काय होते, पोहोचला म्हणजे जाण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे, तो खोडब्या जी आहे तिथे जाऊन पोहोचलेला आहे, तो गण्या, तो पोट्टा जी आहे त्या ठिकाणी जाऊन पोहोचलेला आहे, ज्या ठिकाणी त्याला पोहोचायचं होतं, जायचं होतं। ठीक है, तो ये जो रीच है ये सेकंड फॉर्म में है, ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। तो अब क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म है तो डीड लेंगे यहाँ पे, नो सुनर डीड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है, क्या है, रीच, रीच। अब जब मेन वर्ब लेंगे हम तो फर्स्ट फॉर्म में लेना है, मेन वर्ब आएगा हमारा फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने डीड लिया है। अगर मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में जिसको हमें नो सुनर दैन का सेंटेंस बनाना है तो ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट करो, अगर उस सेंटेंस में मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में आया है तो नो सुनर के बाद डीड यूज करना है और मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है, इसमें फर्स्ट फॉर्म। अगर दिए हुए सेंटेंस में मेन वर्ब एस या फिर ईएस के बिना आया हुआ है तो नो सुनर के बाद डू आएगा और मेन वर्ब जैसा का वैसा आएगा। ठीक,
अगर दिए हुए सेंटेंस में मेन वर्ब को एस लगा हुआ है या फिर ईएस लगा हुआ है, एस या फिर ईएस लगा हुआ है, तो नो सूनर के बाद आएगा डस और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, मतलब ना उसको एस जोड़ना है ना ही ईएस जोड़ना है। लेते हैं सेंटेंसेस। तो देखो, नो सूनर डिड ही रीच स्टेशन, रीच द स्टेशन, रीच द स्टेशन। स्टेशन क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आएगा दैन, चलो दैन लिख लेते हैं, दैन। और फिर मेन क्लॉज। अब मेन क्लॉज जैसे का वैसा। मेन क्लॉज कौन सा है? द ट्रेन लेफ्ट फॉर दिल्ली। इसमें कुछ भी नहीं करना है, ना ही इसका टेंस बदलना है, ना ही कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलना है, ना उसका डू डिड डस कुछ नहीं करना है, जैसे का वैसा है। द ट्रेन लेफ्ट फॉर दिल्ली, लेफ्ट फॉर दिल्ली। ये हो गया हमारा नो सूनर दैन का सेंटेंस। नो सूनर और ये है दैन। तो नो सूनर डिड ही रीच्ड नहीं, ईडी नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पे डिड आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया उसका सेकंड फॉर्म चेंज हो गया। तो नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन दैन द ट्रेन लेफ्ट फॉर दिल्ली। सेकंड सेंटेंस, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। देखो, सेकंड सेंटेंस हमने लिया था, मैं दूसरा लेता हूं, ठीक है। राम looks for the job. Ram looks for the job. He finds, sorry, he gets. He finds लिखते ही gets लिखते चलेगा। He gets a good job. देखो सेंटेंस क्या है, दो अलग अलग सेंटेंस है। राम लुक्स फॉर द जॉब, ही गेट्स ए गुड जॉब। मतलब राम जो है जॉब के लिए ढूंढ रहा है या फिर ढूंढता है और उसको एक अच्छी खासी जॉब मिल जाती। अब इसको नो सूनर के सेंटेंस में कैसे बदलेंगे? देखो, नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर आ गया। उसके बाद क्या लिखना है? डू डज डिड, तीन में से एक लिखना है। तो यहाँ पे देखो, लुक्स ऐसा आया है, लुक मतलब देखना, सर्च करना, ठीक है। तो इसको लुक को एस जोड़ा है, एस जोड़ा है मतलब कंफर्म है कि यहाँ पे डज आएगा। सो नो सूनर डज राम, ठीक है, सब्जेक्ट है हमारा राम। उसके बाद जो मेन वर्ब रहेगा उसको ना एस जोड़ना है ना ई एस जोड़ना है, जैसे का वैसा लिखना है, मतलब विदाउट एस या फिर ई एस, क्योंकि इसका एस जो है ना हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, डज कर दिया है, ठीक है। सो नो सूनर डज राम लुक फॉर द जॉब, then he gets a good job, मेन क्लॉज का जो है गेट्स है तो गेट्स ही लिखना, यहाँ पे हटाना नहीं है। मैंने बोला मेन क्लॉज का जो वर्ब है, मेन क्लॉज का जो स्ट्रक्चर है ना उसी को लिखना आहे, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल करायचा। जेवढी काही आहे आपल्यामध्ये भरलेली एनर्जी कुठून कुठून, ठीक है, ती सर्व एनर्जी, वो सारा नॉलेज, वो सारा अनुभव, वो सारा जो भी कुछ अप्लाई करना है ना आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज में अप्लाई करना है, मेन क्लॉज में काही नहीं करने का। मेन क्लॉज म्हणजे आपल्या बापाची प्रॉपर्टी आणि सबऑर्डिनेट क्लॉज म्हणजे सासऱ्याची प्रॉपर्टी। सासऱ्याच्या प्रॉपर्टीला विका, खा, तोडफोड करा, शेनसून करा, त्याला खुंदा, आग लावा, काही करा, काही टेन्शन नाही। आपल्या बापाच्या प्रॉपर्टीला आपण काय करतो का? एवढीशी असेल तर एवढी आणतो, दुसऱ्याची शेत इकडे जोडतो आपण, जाऊ दे म्हणते का करत आमचीच शेत टाक मध्ये तिथे, आहे का नाही? बापाच्या प्रॉपर्टीला काहीच नाही करायचं। एक मजली असेल तर दुसरी चढवायची, सासऱ्याची असेल तर फार कवेलू सोबत विकायचं। सासऱ्या म्हणलं कुठे चालले जवाई विकून, यासाठी पैसे लागते, मॅनेज नाही होऊन राहिले, द्या इकडे, नाही तर पोरीच्या गड्यामध्ये टाका आणखी 10-5 किलो सोने, मग काहीच टेंशन नहीं। सो मेन क्लॉज में कुछ नहीं करना, मेन क्लॉज में एज सुन एज में भी कुछ नहीं करना है। नो सूनर दैन का
जो सेंटेंस है, ध्यान के बाद छेड़खानी बंद, ध्यान के बाद जो है कंटोनमेंट एरिया शुरू हो जाता है, मिलिटरी रूल शुरू हो जाता है, उधर में ना हिलिंग ना डुलिंग. तुम्ही म्हणत असाल हा रस्ता तुमच्या कंटोनमेंट एरियातून जाते, माझ्या गर्लफ्रेंडच्या घरी, तुम्ही या रस्त्याने जाऊ नको का? नाही, गर्लफ्रेंडच्या घरी जाओ, सासऱ्याच्या घरी जाओ, तर प्रधानमंत्रीच्या घराकडे जाणारा रस्ता. कंटोनमेंट एरिया मधून जे है कोणाचा बापही तिथे जाऊ शकत नाही जब उनका रूल शुरू हो जाता है मिलिट्री वालों का. मैं थर्ड सेंटेंस आपको स्ट्रक्चर करके दिखाता हूँ. देखो थर्ड सेंटेंस ये है कि I ask the question, and my friend answers it. देखो सेंटेंस क्या है? I ask the question and my friend answers it. मैंने क्वेश्चन पूछा और मेरे दोस्त ने उस क्वेश्चन को आंसरिंग किया, आंसर दिया. सीधी सी बात है, ठीक है. अब इसको हम नो सूनर के सेंटेंस में नो सूनर का सेंटेंस बनाना है. कैसे करेंगे? नो सूनर. अभी यहाँ पे देखो आस्क आया है, आस्क ASK ना, उसको एस जोड़ा है, मतलब ये ऐसे आया है ASK, ठीक है ना. इसको एडिशन में एस जोड़ा है और ना ही मैंने इसको ES जोड़ा है. ये बेस फॉर्म है, ये है ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. ये है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट SES. क्यों इसको SES नहीं लगाया? क्योंकि ये यूज हुआ है हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ. आई फर्स्ट पर्सन के साथ मेन वर्ब को जो है ना एस लगता ना ES लगता. अब फर्स्ट पर्सन कौन से रहेंगे? आई, वी, दे, यू. या फिर इनके अलावा अगर कलेक्टिव नाउन आता है, मतलब प्लूरल नाउन आता है, तो भी मेन वर्ब को SES नहीं जोड़ा जाता है. ठीक. चलो अभी सेंटेंस को हम नो सूनर में बदलने की कोशिश करते, बदलते. तो नो सूनर, ठीक है, SES नहीं आया, इसका मतलब वहां पे आएगा डू. नो सूनर डू, सब्जेक्ट आई आस्क द क्वेश्चन, ठीक है. उसके बाद आया है क्वेश्चन, उसके बाद आएगा दैन, ठीक है. दैन उसके बाद मेन क्लॉज, मतलब माय फ्रेंड आंसर्स इट, ठीक है. तो क्या लिखा है हमने? नो सूनर डू आई आस्क द क्वेश्चन. नो सूनर डू आई आस्क द क्वेश्चन देन माय फ्रेंड, देन माय फ्रेंड आंसर्स इट. मिल्क, टच और लिप्स. ठीक है. सेंटेंस आया है द मिल्क टच्ड हर लिप्स. क्या लिखा है हमने? द मिल्क टच्ड हर लिप्स, शी फेल्ट herself struck down. Okay, she felt herself struck down. ये आ गए यहाँ पे सेकंड सेंटेंस. अब क्या करना है? अब इसको हम करेंगे नो सूनर. ठीक है. सर्च आया है मतलब ईडी आया है, मतलब ये सेकंड फॉर्म में आया हुआ है. ठीक है. नो सूनर डिड द मिल्क, सॉरी द मिल्क नहीं आएगा, मिल्क आएगा. ठीक है. मिल्क. और यहाँ पे भी नो सूनर डिड मिल्क टच
फर्स्ट फॉर्म में आएगा टच हर लिप्स, लिप्स, देन शी फेल्ट herself struck down, struck down. So no sooner did milk touch her lips than she felt herself struck down, struck down. तो ये हो जाएगा हमारा no sooner than का सेंटेंस। इस सेंटेंस को हमने नो सुनर दान में बदल दिया। तो इसी प्रकार से नो सुनर दान वाले सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताया है डू डज डिड, डू डज डिड। डू कब लगेगा? जब मेन वर्ब को एस ई एस नहीं लगाए तब डू लगाना है। डज लगेगा कब लगेगा? जब मेन वर्ब को एस या फिर ई एस लगाया हुआ तो डज लेना है। डिड लगेगा जब हमारा मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में आया हुआ है तो डिड लेना है, डिड लेना है। लेकिन अगर सेंटेंस में हैड आता है, was were आता है, have has आता है, तो फिर क्या लेते हैं? चलो अच्छी बात है, हमारा वो तो नसीब कि सेकंड फॉर्म में आया हुआ है मेन वर्ब या फिर फर्स्ट फॉर्म में आया हुआ है एस ई एस लगा है, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस में इस प्रकार से आता है, ठीक है, आई हैव सबमिटेड माई कॉपी, आई हैव सबमिटेड माई कॉपी, फुल स्टॉप। टीचर चेक्ड इट आउट, आई हैव सबमिटेड माई कॉपी मतलब मैंने मेरी कॉपी सबमिट की है, टीचर ने उसको चेक की है। टीचर चेक्ड इट आउट या फिर चेक्ड इट। तो फिर क्या करते हैं? डू लेंगे, डज लेंगे कि डिड लेंगे? आई हैव सबमिटेड माई कॉपी। तो ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट डू डज वाली बात। मैंने कहा है कि सेकंड फॉर्म में अगर मेन वर्ब आता है मतलब पास्ट, सिंपल पास्ट में। लेकिन ये जो सेंटेंस मैंने बताया है कि आई हैव सबमिटेड, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट वाला। तो फिर नो सुनर में क्या लिखे? डू लिखे, डज लिखे कि डिड लिखे? गहन प्रश्न है। तो इस समय में क्या लेना है? जो उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है उसी को लेना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, इसलिए टेंस के अकॉर्डिंग हमने डू लिया है। यहाँ पे देखो सेकंड सेंटेंस में मिल्क टच्ड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है इसलिए सिंपल पास्ट है तो डिड लिया हमने। तो जब सेंटेंस कोई भी हो, दो अलग अलग सेंटेंस हो या फिर एक कॉमन सेंटेंस हो, कंपाउंड सेंटेंस हो या फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जो कंजक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, बनाया हुआ है, अगर सेंटेंस में पहले से ही कोई हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, पहले से ही अगर है, जैसे कि आई हैव सबमिटेड, तो नो सूनर हैव आई सबमिटेड, समझे? अगर दिया हुआ है तो वही हमारा हेल्पिंग वर्ब नो सूनर के बाद आएगा। नहीं दिया हुआ है तो फिर सेंटेंस का टेंस कौन सा है? डू है मतलब मेन वर्ब एस लगाया है या फिर ईएस लगाया है या फिर कुछ भी नहीं लगाया है, उसके अनुसार डू डज लेना है। सेंटेंस में मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर डिड लेना है। लेकिन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो फिर इनमें से किसी को भी नहीं लेना है, डायरेक्ट वही हेल्पिंग वर्ब नो सूनर के सामने लिखना है और आगे बढ़ते हुए जाना है। कैसे? उसका भी सेंटेंस लेते हैं। चलो इसके बाद हम बात करेंगे हार्डली वेन की, और फिर वो जो मैंने रूल बताया है कि अगर ऐसा है तो कैसे होगा वो भी मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, टेंशन लेने की आवश्यकता। अब हम बात कर रहे हैं हार्डली वेन। किसकी बात करेंगे? हार्डली वेन। हम देखो सेंटेंस देखो इसका, अच्छा ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला रहेगा हार्डली हैड, देखो फॉर्मूला देखो, हार्डली हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब जो रहेगा उसका थर्ड फॉर्म, मेन
मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मैंने कहा ना मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हैड लगा है। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में। बिल्कुल सही बात है कि पास्ट परफेक्ट में आता है। सो हार्डली हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा व्हेन, और उसके बाद आएगा हमारा मेन क्लॉज। मेन क्लॉज, ये रहेगा हमारा फॉर्मूला, ये रहेगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखो, इसको नहीं भूलने का, ये है हमारा बचपन का प्यार। क्या है अपना, ये है बचपन का प्यार। हार्डली हैड प्लस सब्जेक्ट, पाठांतरस करूंगे ऐसे, हार्डली हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या बोलेगी इसको, व्हेन, उसके बाद आएगा मेन क्लॉज। मेन क्लॉज एग्जांपल, द स्टेशन, ट्रेन, the train left for दिल्ली, लेफ्ट फॉर दिल्ली। कैसे करेंगे, देखो ऐसे करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हार्डली हैड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, रिच्ड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे तो रीच भी आएगा। ठीक है, हैड के बाद जो आता है मेन वर्ब वो हमेशा थर्ड फॉर्म है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म आएगा, विल हैव, शॉल हैव के साथ भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, नहीं तो लई सुता होतो तुमचा मी। ठीक है, लई मार मिलेगा। हार्डली हैड ही रिच्ड द स्टेशन when the train left for दिल्ली, ये हो गया हमारा हार्डली वेन का सेंटेंस। हार्डली हैड ही रिच, देखो हार्डली हैड, ठीक है, हार्डली हैड वेन, क्या है, हार्डली वेन मैंने लिखा है, हार्डली वेन लिखा है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस कैसे है, हार्डली हैड वेन। तो एग्जाम में इस प्रकार से दो अलग अलग इंस्ट्रक्शन के साथ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछेंगे, यूज हार्डली हैड या फिर चेंज इनटू हार्डली हैड, मतलब दिया हुआ सेंटेंस ये सेंटेंस है और ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन आया हुआ है, क्या, यूज हार्डली हैड, यूज हार्डली वेन, दूसरी इंस्ट्रक्शन। तीसरी इंस्ट्रक्शन, यूज हार्डली हैड वेन। तीन अलग अलग तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आन्सर एक ही चाहिए, पता भी होना चाहिए, माहित असलं पाहिजे की कोणकोणत्या वेगवेगळ्या प्रकारे जे प्रश्न विचारला जाते, नाही तर काहीच नाही, हार्डली वेन माहित आहे, हार्डली हॅड वेन माहित नाही आपल्याला, किंवा हार्डली हॅड माहित नाही आहे, मग उत्तर माहिती असून सुद्धा हमें पता है, वी नो द आंसर, लेकिन वो इस प्रकार से भी पूछा जाता है, ये पता ना होने की वजह से हम मार खा जाते हैं, इसलिए गड़बड़ी नहीं करने का। चलो सेकंड सेंटेंस लेते हैं, काऊ ड्रैंक वाटर। ठीक है, देखो काऊ ड्रैंक द वाटर एंड, ठीक है, काऊ ड्रैंक द वाटर, यहाँ पे द वाटर एंड, ठीक है, एंड आया है मतलब ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसका मतलब तय है कि ये भाई हमारा क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, सो काऊ ड्रैंक द वाटर एंड शी, ठीक है, अब एनिमल्स को, अब काऊ है तो शी बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, एनिमल अगर होता तो वहां पे इट लिखना पड़ता, लेकिन काऊ पता है हमें कि कौन सा जानवर है, इसलिए वहां पे
she लिखा है. So cow drank the water and she went away. Went away. So cow drank the water and she went away. गैया ने पानी पिया और वो चली गई. अब इसको कैसे करेंगे? हार्डली वेन का सेंटेंस बनाना है. ओके, so hardly had cow drank. ठीक है. अब ये जो ड्रैंक हमने लिया है इस सेंटेंस में, देखो इस सेंटेंस में जो दिया हुआ सेंटेंस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ड्रैंक दिया है. तो ड्रैंक सेकंड फॉर्म है किसका? ड्रिंक का. ड्रिंक पीने. ठीक है, ड्रिंकिंग बोलते हैं ना, गवर्नमेंट का रूल है, ड्रिंक एंड ड्राइव किया तो चालान बनेगा. पीना, ड्रिंक. ड्रैंक, DRANK, ड्रैंक सेकंड फॉर्म है. इसका थर्ड फॉर्म कौन सा है? DRUNK, ड्रंक. ओके, ड्रंक ये थर्ड फॉर्म है. रूल कहता है कि थर्ड फॉर्म आना चाहिए. तो यहाँ पे क्या आएगा? ड्रंक आएगा, DRUNK. ठीक है. So hardly had cow drunk the water. When, and के जगह पर लिखना है when she left away. When she left away. Hardly had cow drunk the water when she left away. When she left away. तो ये हो जाएगा hardly when या फिर hardly had when या फिर hardly had का सेंटेंस. ऐसे बदलना होता है एग्जाम में. देखो कितना सरल है, कितना सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल है. चलो, I heard her reply. I heard her reply. I heard her reply and my own sorry, and my own eyes filled. Okay, I heard her reply and my own eyes filled with tears. With tears. जैसे ही मैंने उसका रिप्लाई सुना मेरे आंखों में आंसू आ गए. का झाला सरजी असं नेमकं का झालं? कशाला रडायला लागले तुम्ही? झालं असं की तिने मला सांगितलं की बाबा तिचा अफेअर आहे, दुसऱ्या पोरासोबत आहे, ती माझी गर्लफ्रेंड होऊ शकत नाही. देव पावला बापू, देव. रडायला लागलो ढसा मी. म्हणलं ठीक आहे, कॉंग्रॅच्युलेशन, अपॉर्च्युनिटीज आहेत माझ्याकडे खूप साऱ्या. वाचला रे देव, म्हणजे मैं वाचलो. ठीक है, चलते हैं. अभी ये जो सेंटेंस है ये है कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, तो एंड इस कंजक्शन का यूज किया है, कंपाउंड सेंटेंस है. अभी इसको क्या करेंगे? एज सून एज का सेंटेंस बनाते हैं, नो सूनर का भी बनाते हैं, त्याच्या मारला हार्डली व्हेन्स आपण बनवू. कसं बनवू बघा. सो एज सून एज क्या लिखना है वो तो दिखेगा ही सेंटेंस में. एज सून एज आई heard her reply. As soon as I heard her reply, comma, my own eyes filled with tears. जमलं बे, एवढं सोपी काम आहे, लई जमलं काम. झालं, as soon as चा सेंटेंस झाला यार. ये है as soon as. अब इसको नो सुनर वाला बनाते हैं. नो सुनर, नो सुनर यहाँ पे हर्ड आया है. हियर, हियर फर्स्ट फॉर्म है, हर्ड सेकंड फॉर्म है. तो नो सुनर डिड आई हियर, यहाँ पे फिर फर्स्ट फॉर्म में आएगा. नो सुनर डिड आई हियर हर रिप्लाई. हर रिप्लाई. ओके, देन
did I hear her reply, then my own eyes filled with tears. अब इसको hardly had का करना है sentence. So how can we change? How to change it? Hardly had I heard. इसमें third form. Okay, I heard her reply, then when आएगा, when my own eyes filled with tears. जम गया गणित. अरे लई सोपी आहे भाऊ, लई सोपी आहे का नाही? किती मजेदार आहे, किती इंटरेस्टिंग आहे. काय लागलं का हिंग नाही, हिरोती नाही, अद्रक नाही, लसूण नाही, तरी भाजी कशी झालेली आहे, टेस्टी झालेली आहे. का बरं? त्याच्या अगोदर आपण तशी प्रॅक्टिसिंग केलेली आहे. सेपरेट शिकलो, त्याच्यानंतर आता इथं सारा मिलावट आहे. So hardly had I heard her reply when my own tears filled with my own eyes filled with tears. ऐसी बात हुई. चलो अब और फिर एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे नो सुनर का ये सेंटेंस है, डीड लिया है यहाँ पे, और ये है हमारा हार्डली, ठीक है, और वेन यहाँ पे है, और इसका जो ध्यान है ये यहाँ पे है, और इसमें क्या लगता है? तो कॉमा लगता है. क्या लगता है? कॉमा लगता है. They are joined together. They are joined together. देखो दो अलग अलग सेंटेंसेस लेना है हमें. They produce electricity. They produce electricity. Electricity. They are joined together. They produce electricity. They produce electricity. अब इसको as soon as कैसे बनाएंगे? देखो, as soon as they are joined together, इसमें कुछ नहीं करना होता है. They are joined together, comma, they produce electricity. जम गया गणित. अब इसको नो सुनर में कैसे बदलेंगे? नो सुनर. और मैंने कहा कि अगर दिए हुए सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वही सेंटेंस में लिखना है नो सुनर के. यहाँ पे आर दिख रहा है. अगर आर नहीं होता तो यहाँ पे आता जॉइंट के हिसाब से डीड, लेकिन आर है, हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर ना डू लेना है, ना डज लेना, ना डीड लेना, वही हेल्पिंग वर्ब, वही अगर दिया हुआ है तो वही आना चाहिए. नहीं है तो मैंने बताया कि तीन हमारे पास ऑप्शंस होते हैं. सो नो सुनर आर दे जॉइंड, ओके, आर दे no sooner are they joined together than they produce electricity. अब हार्डली वाला सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ये है नो सुनर, ये है एज सुन एज. इसका ध्यान है यहाँ पे हार्डली हैड. यहाँ पे हार्डली आर नहीं लिखना है, हार्डली के साथ हैड ही आएगा. हार्डली हैड दे आर. ठीक है. अब क्या करेंगे? हार्डली हैड दे आर लिखेंगे क्या? मतलब फिर से हेल्पिंग वर्ब आएगा क्या? नहीं. हार्डली हैड दे जॉइन टुगेदर. ठीक है. जॉइंड टुगेदर. ठीक है. सॉरी, जॉइन टुगेदर, सॉरी क्या लिखना है? व्हेन दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. क्या है? इलेक्ट्रिसिटी. So earlier they joined together when
when they produce electricity, no sooner are they joined together than they produce electricity. As soon as they join together, they produce electricity. सिंपल सी बात है। तो देखो इस वीडियो के अंदर में स्टूडेंट्स गाइस कि हमने देखा है कि as soon as कैसे यूज किया जाता है, no sooner than का यूज कैसे होता है, hardly when का यूज कैसे होता है, और एक ही कॉमन सेंटेंस अगर आता है तो उसको किस प्रकार से तीन अलग अलग वेज से, तीन अलग अलग कंजक्शन का यूज करके जो हम चेंज कर सकते हैं। सो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको भी कोई नया टॉपिक सीखना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि हमें इस ग्रामर से रिलेटेड वीडियो अपलोड चाहिए या फिर वीडियो चाहिए, या फिर अगर कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कुछ क्वेरीज है तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक्स टू यू all the viewers and all the listeners and all my near and dear students and the parents also। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे YouTube चैनल को विजिट किया हो तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। तो subscribe our channel VS English Academy। Thanks once again and wish you all the best for your brightest future। Thank you and have a good day।